हेलो मेरे प्यारे धीर वीर और गंभीर साथियों, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, प्रवीण स्टडी क्लासेज की तरफ से एग्जाम अमृत के नाम से जो सीरीज चलाए जा रहे हैं, मेरे प्यारे साथियों, आज अगले सीरीज का आगाज़ हो चुका है। इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और प्रवीण स्टडी क्लासेज के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसका आप यदि टेलीग्राम चैनल में खोजें, सर्च करें तो ज़रूर आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। आप उसके माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का मुख्य कारण हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो प्रतिदिन आपको शाम में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का रिवीजन कराया जाता है। जो आने वाले एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार दरोगा मेंस, बीपीएससी सारे लेवल के एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसमें पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। कहता है कि भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता के विषय में भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? कहता है कि कब जो है भारत का कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगा और कब जो है भारत का कोई भी राजनीतिक पार्टी क्षेत्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी बन जाएगा। मतलब दो तरह की बातें इसमें। एक तो अपर लेवल की पार्टी मतलब राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी नेशनल स्तर का, और एक स्टेट लेवल का। इन दो स्तर का पार्टी बनने के लिए कितनी शर्तें हैं मेरे प्यारे साथियों? आज तक आप मुझे पूर्ण उम्मीद है कि 1-2 कंडीशन जानते होंगे, लेकिन आज हम लोग 3 नहीं 4-5 कंडीशन तक जानेंगे कि कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी कब बन जाएगा, कोई भी पार्टी स्टेट पार्टी कब बन जाएगा, मतलब राजकीय पार्टी कब बनेगा या क्षेत्रीय पार्टी कब बनेगा। चलिए इसमें पहले कथन के बारे में चर्चा करते हैं। कहता है कि राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए किसी राजनीतिक दल के द्वारा लोकसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% मत प्राप्त करना और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करना आवश्यक है। क्या ये कथन सत्य है? आपको सही कथन को चुनना है। राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए किसी राजनीतिक दल के द्वारा राज्य विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% या उससे अधिक प्राप्त करना या कम से कम 2 सीटें पर जीत दर्ज करना आवश्यक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि ये दोनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। इन दोनों ऑप्शन के तहत कोई भी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगा। मतलब पहले ऑप्शन के तहत कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगा और दूसरे ऑप्शन के तहत कोई भी पार्टी जो है राजनीतिक दल जो है राजकीय पार्टी मतलब राज्य स्तरीय पार्टी बन जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी मेरे प्यारे साथियों कई कंडीशन हैं, जिसमें पहला कंडीशन तो आपको ए है, ये आपको लिख लेना है। दूसरा कंडीशन हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या है दूसरा कंडीशन? तो दूसरा कंडीशन भी आप लिख लीजिए कि कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी कब हो सकती है। तो आपको जानकारी ये रखना है कि जब कोई पार्टी, यहाँ पर हमने ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल क्यों बनाया? क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई स्टेट है, यहाँ पर कोई स्टेट है और यहाँ पर 3 स्टेट है। तो यदि कोई पार्टी 3 विभिन्न राज्यों के लोकसभा सीटों को मिलाकर, मतलब तीनों राज्यों के लोकसभा सीटों को मिला दीजिए, जितना भी आए तीनों के लोकसभा सीटों का कुल योग, यदि उसका 2% कोई पार्टी सीट प्राप्त करती है तो वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसे दिया जाएगा। मतलब जैसे हम आपको समझाने का प्रयास करें तो झारखंड में कितना है? तो झारखंड में टोटल 14 है लोकसभा का सीटें, बिहार में टोटल 40 है और यूपी में 80 है। तो इन तीनों को यदि जोड़ लें तो 40, 80, 120, 14, 134, 134 का यदि 2% निकालें, मतलब 134 का 2% निकालें तो 2/100 और इसको निकालें तो 268/100, इसका मतलब 2.68। 68 कहने का मतलब यदि कोई पार्टी
कम से कम 3 सीट यदि जीत लेती है तो वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसे दिया जा सकता है। दूसरा कंडीशन था। तीसरा कंडीशन है कि कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कब बनेगा, जब 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी, मतलब जब कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखती है तो वो भी पार्टी कौन सी पार्टी होगी, नेशनल पार्टी। तो 3 कंडीशन है मेरे प्यारे साथियों, इन तीनों कंडीशन को आपको याद रखना है। पहला कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा कंडीशन हमने बताया कि 3 विभिन्न राज्यों के लोकसभा सीटों के कुल 2% सीट यदि वो जीतने में कामयाबी हासिल करता है, प्राप्त करता है, तो वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसे दिया जाएगा। तीसरा कंडीशन बताया कि कोई भी पार्टी यदि 4 से अधिक, 4 या 4 से अधिक, 4 बोले या 4 से अधिक बोले, 4 बोले या 4 से अधिक बोले, तो भी उस पार्टी को 4 या 4 से अधिक राज्यों में यदि कोई पार्टी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखती है तो वो पार्टी नेशनल पार्टी होगी। चलिए, ये तो था नेशनल पार्टी होने के लिए दर्जा। दूसरा हम आपको ऑप्शन, दूसरा क्षेत्रीय पार्टी, मतलब क्षेत्रीय पार्टी करने का मतलब कि राज्य स्तरीय पार्टी कोई भी पार्टी कब बन जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि इसके तहत कोई भी पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन, आप दूसरा कंडीशन लिखिए, दोनों में से कोई भी, मतलब जितने भी हम अभी कंडीशन आपको बताने जा रहे हैं, जैसे लोकसभा के लिए 3 कंडीशन बताए, इन तीनों कंडीशन में से यदि कोई भी कंडीशन कोई पार्टी फुलफिल करती है तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। चलिए, राज्य स्तरीय पार्टी के लिए पहला कथन तो ये है कि राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए किसी राजनीतिक दल के द्वारा विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का वैलिड वोट का 6% या उससे अधिक प्राप्त करें और कम से कम 2 सीट पर जीत दर्ज करें। मान लेते हैं कि 1 लाख, किसी 1 लाख तो कहना नामुमकिन, बहुत ही 1 लाख में तो एक विधानसभा बनता है, तो मान लेते हैं 50,000, 60,000, 80,000 चला जाता है। तो मान लेते हैं कि 12 करोड़, यदि मान लिया सपोज दैट 10 करोड़ किसी राज्य में 10 करोड़ जो है वोट पड़ा, वैध वोट पड़ा, और उसका यदि कोई पार्टी 6% वैध मत प्राप्त करता है, इसका मतलब 6 लाख, और कम से कम 2 सीट यदि जीतता है तो वो राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा उसे मिलेगा। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है मेरे प्यारे साथियों कि यदि कोई पार्टी राज्य विधानसभा की कुल सीटों में से कम से कम 3 सीट, कम से कम 3%, मतलब कोई भी पार्टी, दूसरा कंडीशन यह है कि कोई भी पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी तब होगी जब विधानसभा की कुल सीटों में से, जैसे मान लेते हैं कि बिहार में विधानसभा की कुल सीटें कितना है, 243, यदि 243 का 3% सीट यदि वो जीतता है, 3% सीट, 243 का 3% कहने का मतलब कितना होगा, तो 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 और 2 तिहाई 6, 729/100, मतलब 7 सीट यदि कोई पार्टी जीतती है, या कम से कम 3 सीटें, जो भी ज़्यादा हो, 3% सीट जीते या 3 सीटें जीते, दोनों में से जो ज़्यादा हो, यदि ऐसा वो पार्टी जीतने में कामयाब होती है तो उसे क्षेत्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। ये तो था दूसरा कथन। दूसरा शर्त, या यदि तीसरे शर्त की बात करें, इन सारे शर्तों में से कोई भी शर्त यदि कोई पार्टी पूरा करती है तो वो राज्य स्तरीय पार्टी बनेगी। तीसरा शर्त क्या है कि यदि कोई पार्टी संबंधित राज्य के विधानसभा के आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो, मतलब कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो, और इसके अलावा, मतलब 6% तो वैध मत प्राप्त किया ही, और यदि इसके अलावा एक लोकसभा सीट या दो विधानसभा सीट वाला यहाँ है, यदि एक लोकसभा सीट भी वो जीतता है तो उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा उसे दिया जा सकता है। चलिए, ये था तीसरा कंडीशन। चौथा कंडीशन यदि कहें तो चौथा कंडीशन 2011 में जोड़ा गया कि कोई भी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी कब कहा जाएगा, तो यदि कोई पार्टी कोई सीट नहीं जीतती है, मान लेते हैं कि बिहार में 243 सीट पर चुनाव हुआ और 243 सीट में किसी भी सीट पर उसे जीत हासिल नहीं होता है, तो
इस कंडीशन में कैसे उस कोई भी पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा अपना बचा पाएगा? तो इसके लिए यदि टोटल कुल वैध मतों का, टोटल वैलिड वोट का यदि कोई पार्टी 8% मत लाने में कामयाबी हासिल करता है तो उस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। तो ये कौन सा कंडीशन था? ये कंडीशन था चौथा। चलिए एक कंडीशन की और चर्चा करें। यदि कोई पार्टी संबंधित राज्य के आवंटित सीटों, मतलब संबंधित राज्य के आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उस संख्या के किसी भिन्न के पीछे कम से कम एक सीट लोकसभा में यदि प्राप्त करता है तो भी वो पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा उसे दिया जा सकता है। तो ये तो मेरे प्यारे साथियों कोई भी पार्टी को नेशनल पार्टी या स्टेट लेवल के पार्टी बनने के लिए कंडीशन थे, है ना। इन सारे कंडीशन को मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप फॉलो करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किन संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? पहला है कि लोकसभा में, क्या लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा, विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज, नगर पालिका, तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों कि पंचायती राज और नगर पालिका इन दोनों जगहों पर महिलाओं के लिए आरक्षण का व्यवस्था की गई है। और तो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 3 और 4। तो कितना प्रतिशत? तो कोई भी कहने का मतलब कि कोई भी महिला नहीं, सपोज दैट, देखिए माइंड कहीं और जा रहा था। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई भी राज्य, जैसे कहने का मतलब बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, केरल में महिलाओं की भागीदारी 50% दे दी गई है। यहाँ आरक्षण का प्रावधान है। पंचायती राज और नगर पालिकाओं में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन लोकसभा में और विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान नहीं है। मतलब 33% तो महिला के लिए आरक्षण का प्रावधान पहले ही कर दिया गया है। स्थानीय लेवल के सरकार में, मतलब स्थानीय लेवल के कहने का मतलब जैसे पंचायती राज, नगर पालिका, इन सभी में 33% महिलाओं जो होगा क्या बनेगा? प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन यदि कोई राज्य चाहे तो उसे 50% तक भी ले जा सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि 50% अभी तक महिलाओं को आरक्षण देने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो आप लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। पहला क्या है? पहला है बिहार, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है राजस्थान, पांचवा है केरल। इन 5 राज्यों में मेरे प्यारे साथियों बिहार है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है और केरल है। इन 5 राज्यों में महिलाओं को 50% स्थानीय स्तर पर अधिकार दे दिया गया है, मतलब आरक्षण दे दिया गया है। चलिए, तो आपको याद रखना है कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर पंचायती राज नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। चलिए अब बातें करते हैं मेरे प्यारे साथियों लोकसभा आया तो लोकसभा किसका अंग है? तो ये संसद का अंग है। और संसद किससे किससे मिलकर बनता है? तो आपको पता ही होगा कि संसद जो है लोकसभा मतलब लोअर हाउस प्लस राज्यसभा अपर हाउस और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर बनता है। लोकसभा का वर्णन, संसद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो संविधान के अनुच्छेद 79 में। संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि किसी भी देश के लिए भारत के लिए एक संसद होगी। संविधान का अनुच्छेद 80 कहता है कि भारत के लिए राज्यसभा की व्यवस्था की गई है। और संविधान का अनुच्छेद 81 के तहत भारत की लोकसभा की व्याख्या मिलता है। तो अनुच्छेद 79 में लगातार देखिए, अनुच्छेद 79 में संसद की व्याख्या, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, अनुच्छेद 81 में लोकसभा। चलिए आगे बात करते हैं विधानसभा। मेरे प्यारे साथियों विधानमंडल किससे मिलकर बनेगा? तो विधानमंडल बनता है विधानसभा से मिलकर के, किससे? लेजिस्लेटिव असेंबली से, विधानसभा से मिलकर, विधान परिषद मतलब विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल,
इन तीनों को यदि मिला दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, विधानमंडल। मतलब विधानमंडल के 3 अंग हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 168 से लेकर के 222 तक मिलता है ना। और कहें तो राज्यपाल का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में, 153 में है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल। इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 164 में है। चलिए आगे बात करते हैं। पंचायती राज, पंचायती राज के भी अनुसूची के तहत आता है। तो 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया। और 11वीं सूची को कब जोड़ा गया, तो 1993 में 73वीं संविधान संशोधन के तहत, है ना। 73वीं संविधान संशोधन के तहत 1993 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसके तहत पंचायती राज की त्रिस्तरीय की व्यवस्था की गई। चलिए नगर पालिका, तो संविधान की 12वीं अनुसूची में इसका वर्णन मिलता है। 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसे जोड़ा गया। तो 73वां के तहत पंचायती राज को, 74वें संविधान संशोधन के तहत किसे, नगर पालिका को। तो 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन मिलता है। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर इसे लाया गया था। चलिए मुझे पूर्ण उम्मीद है इन सारी बातों को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है भारत में राजनीतिक दलों के संदर्भ में विचार कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, उतने देर से मैं अपना सांसें रोके हुए था। मेरे मन में ही बातें सारी चल रही थी। जब राजनीतिक दलों की बात हो रही थी, हम अपनी सारी बातें रोक के रखे हुए थे यहाँ पर आपको डिटेल से बताने के लिए कि यहाँ पर ज़रूरत है। चलिए कहता है भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के संदर्भ में विचार कीजिए। क्या विचार करना है, पहला विचार करना है मेरे प्यारे साथियों कि कौन कौन जो है राष्ट्रीय दल। अभी हमने बताया कि राष्ट्रीय दल होने के लिए 3 शर्तें जरूरी होना आवश्यक है। मतलब 3 शर्तों में से कोई भी एक शर्त को यदि फुलफिल वो करता है तो वो राष्ट्रीय दल का दर्जा उसे दिया जा सकता है। चलिए कौन कौन राष्ट्रीय पार्टी हैं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, दूसरा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तीसरा है बहुजन समाज पार्टी और चौथा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इनमें से कौन कौन पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो मेरे प्यारे साथियों आपको याद होना चाहिए कि भारत में वर्तमान में 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं। कितना है, 8 है। और 4 यहाँ पर है। 4 की बात और करें तो चौथा कौन पार्टी है, 5वीं कौन पार्टी है, तो हो गया ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसको कहते हैं यहाँ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इसकी स्थापना जो हुई थी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना, चलिए आप खोज लीजिएगा, मेरे माइंड से फिसल रहा है। इसका जो चुनाव चिन्ह है क्या है, फूल एवं घास। इसका चुनाव चिन्ह फूल एवं घास है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है घड़ी। बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो हाथी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको कहते हैं CPI होता है और एक CPI होता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI और एक होता है CPIM, ये दोनों याद रखिएगा। तो CPIM की स्थापना, मतलब इसकी स्थापना 1925 में की गई थी। कब की गई थी, 1925 में। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो हंसिया बाली। इन चारों की बातें हो गई। 4 और आप लिख लीजिए। चौथा क्या है, 5वां है तो भारतीय जनता पार्टी, आप जानते ही हैं भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में और इसका चुनाव चिन्ह क्या है, कमल छाप। 5वां है राष्ट्रीय ये कांग्रेस, है ना, जिसको कहते हैं UPA। तो यूपीए की सरकार पहले थी ना, अभी नहीं है। NDA की सरकार अभी है। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, NDA का फुल फॉर्म होता है। तो UPA कांग्रेस जिसको कहते हैं, और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पंजा छाप। इसकी स्थापना ह्यूम के द्वारा कब किया गया, तो 1885 में। ये हो गया छठा पार्टी। तो 5वां पार्टी हो गया BJP, छठा पार्टी हो गया कांग्रेस, 7वां पार्टी नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP। और ये कहाँ की, तो मेघालय के कोनराड संगमा इसका अध्यक्ष है।
ये 2013 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसे राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा कब दिया गया? 2020 में। 2020 में इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका चुनाव चिन्ह है किताब छाप। ये हो गया 7वां। और आगे बात करें तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हम हो गया, ऑल इंडिया नेशनल पीपुल्स पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ये भी है। तो इसके स्थान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 8वां है, मतलब 8वां ऐसे कहें तो नवीनतम पार्टी तो एनपीपी हो गया, नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह है किताब छाप। और भी एक पार्टी है जिसका कहते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम, मार्क्सवादी पार्टी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में और इसका चुनाव चिन्ह है हंसिया तारा और हथौड़ा। ये याद रखिएगा। हंसिया वाली है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको कहते हैं सीपीआई, और ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी, भारत की सबसे पुरानी पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है। 1885 में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। कब? 1925 में। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और बगल में रहेगा मार्क्सवादी, कहने का मतलब एम। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका चुनाव चिन्ह है हंसिया तारा, इसका चुनाव चिन्ह है हंसिया वाली और इसका चुनाव चिन्ह जो है एम वाले का क्या? हंसिया तारा और हथौड़ा। तो इन सारे 8 पार्टियों को आप याद रखिए मेरे प्यारे साथियों। वर्तमान समय में 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं और यदि राज्य स्तरीय पार्टी की बात करें तो वर्तमान समय राज्य स्तरीय पार्टी की संख्या कितना है? 52। और यदि क्षेत्रीय पार्टी की बात करें जो मान्यता प्राप्त नहीं है तो लगभग 25 से 2600 के आसपास है। कौन? क्षेत्रीय पार्टी जिसे मान्यता प्राप्त नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। मतलब क्या हुआ? सेंस को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। यह कथन अनुच्छेद 19 के द्वारा दिए गए 6 स्वतंत्रता के अधिकारों में से किस अधिकार के विषय में कहा गया है? तो किस अधिकार के विषय में कहा गया है? वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार। तो कौन होगा? संचरण का अधिकार। तो ये किसके संदर्भ में कहा गया है मेरे प्यारे साथियों? इसका जवाब दीजिए आप। तो ये जो कहा गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में कहा गया है। इसे किसके संदर्भ में? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में कहा गया। क्या कहा गया? कि तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक, किस समय तक? मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। यह कथन संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा क्या किया गया? 19 के द्वारा दिए गए 6 स्वतंत्रता के अधिकारों में से किस अधिकार के विषय में कहा गया है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका जवाब आप दीजिए। किस? तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहा गया वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया, और आपको पता है संविधान के अनुच्छेद 19 के ए के तहत बोलने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसके तहत आपको ये याद रखना है कि 19 के ए के तहत बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के बी में है ना, अनुच्छेद 19 के क्लॉज बी में किसका है? तो बिना हथियार के संघ बनाने की स्वतंत्रता, मतलब बिना हथियार के कहीं भी आवागमन कर सकते हो वो, नहीं तो मतलब यदि हथियार रखने की बात करें कि हथियार रख के भी आप घूमेंगे तो आप किसी को बोल्ड कर देंगे, है ना। बी से बोल्ड, बी से हथियार नहीं रखेंगे तो बोल्ड नहीं करेंगे। 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता है,
मतलब बिना हथियार के निहत्थे रूप से आप संघ बना सकते हैं। अनुच्छेद 19 के क्लॉज डी में किसकी व्याख्या है? तो एक देश के किसी भी क्षेत्र में घूमते रहिए फिरते रहिए, मतलब कोई रोक टोक नहीं है, मतलब आवागमन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के क्लॉज ई में किसका? तो एकोमोडेशन, मतलब देश के किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं, मतलब भारत के 28 राज्यों में से कहीं भी। पहले जम्मू कश्मीर के लिए प्रतिबंधित था, रेस्ट्रिक्टेड था, लेकिन अब जो है वर्ष 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज बनाया गया, उस समय से जम्मू कश्मीर में कोई व्यक्ति अपना ज़मीन खरीद सकता है और वहाँ पर अपना घर बना करके रह सकता है। अनुच्छेद 19 का जी की बात करें तो कोई भी व्यक्ति अपना व्यापार, अनुच्छेद 19 के क्लॉज जी की बात करें तो कोई भी व्यक्ति अपना जीविका व्यापार किसी भी क्षेत्र में कर सकता है, चला सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये तो थे किसके बारे में कहा गया था? तो वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में कहा गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है किस संगठन के संविधान में यह टिप्पणी की गई, किस संगठन के संविधान में यह टिप्पणी की गई है कि चूंकि युद्ध का आरंभ लोगों के दिमाग में होता है, इसलिए शांति के बचाव भी इनके दिमाग में ही रचे जाने चाहिए। तो ये किसके संदर्भ में कहा गया? किस संगठन के संविधान में यह कहा गया? तो मेरे प्यारे साथियों ये कहा गया किसके? जवाब दीजिए। यूनिसेफ, यूनेस्को, नाटो, IAEA किसके संदर्भ में कहा गया? तो मेरे प्यारे साथियों यूनेस्को के संविधान में कहा गया, मतलब यूनिसेफ, यूनेस्को ये सारे कहें, IAEA तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, यूनाइटेड नेशन का एक अंग है। और यूनेस्को के संविधान में ही यह कहा गया कि युद्ध का आरंभ लोगों के दिमाग में होता है, इसलिए शांति के बचाव भी लोगों के दिमाग में ही रचे जाने चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो यूनेस्को की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1945 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस में है। इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका वर्तमान में अध्यक्ष है आद्रे अजोले। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, ई से एजुकेशन, साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और जब यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो यूनिसेफ की स्थापना हुई 11 दिसंबर 1946 को। कब? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना की गई। कहाँ किया गया था? तो USA के न्यूयॉर्क में किया गया था। और कैथरीन रसेला जो हैं, कैथरीन रसेला वर्तमान में इसके क्या हैं? अध्यक्ष है। इसकी स्थापना 1946 में किया गया। मुख्यालय भी कहाँ है? तो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। चलिए नाटो की स्थापना कब की गई? तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को शुरू किया गया। शुरू में इसके 12 देश शामिल थे और अभी इसमें कितने देश हैं? तो 29 देश हैं। और नवीनतम देश का नाम क्या है? तो उत्तरी मैसिडोनिया। और इसका मुख्यालय कहाँ है नाटो का? तो ब्रुसेल्स। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में। चलिए इन सारी बात को आप याद रखिए। और भी यूनेस्को के बारे में जानिए। तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है ना। मतलब इसे कहें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का लघु रूप है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक घटक निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति एवं समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना होता है। प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। कब? यूनिसेफ दिवस। चलिए तो ये मेरे प्यारे साथियों आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपको काफ़ी मुझे उम्मीद है कि पसंद आया होगा। चलिए यदि पसंद आया है तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए।